व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों बाद वापस आ चुका है पॉडकास्ट। बहुत दिनों से सोच रहा था, शॉर्ट बहुत दिन पहले हो चुका था, एडिट करने में काफ़ी टाइम चला गया, बट मैंने सोचा कि आज चलो अपलोड कर देते हैं। आज वो शुभ मुहूर्त आ गया था, तो सॉरी फॉर दैट। जितने भी फर्स्ट ईयर वाले हैं, जो भी जूनियर्स हैं, जो कि अभी कॉलेज ज्वाइन किए, वो ज़रूर से ये वाला वीडियो देखना। अगर आप सेकेंड ईयर में, तो तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, इवन फोर्थ ईयर के लिए भी, क्योंकि इसमें आपको प्लेसमेंट की बातें, फर्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कोडिंग लैंग्वेज कौन सी पकड़नी चाहिए, कौन सी नहीं, हर एक चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस करा है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखना और बताना लास्ट में कि आपको कैसा लगा ये वाला पूरा पॉडकास्ट। तो आज का पॉडकास्ट हम लोग का आदित्य सर के साथ है, जिनसे हमारी क्लासेस ने काफ़ी सारी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करी थी। ऑपरेटिंग सिस्टम हो या काफ़ी सारे सब्जेक्ट, सी ओ है जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, उसी सब्जेक्ट से मेरी शुरुआत हुई थी सर के चैनल से। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड फिर उसके बाद कॉन्टीन्यूसली हम टच में थे। तो सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जो व्यूअर्स देख रहे हैं कि आप कौन से कॉलेज से सब कुछ। थैंक यू सो मच प्रतीक, मुझे इन्वाइट करने के लिए। और मैं अपने बस बारे में ये कहूँगा कि मैं एक कंप्यूटर सब्जेक्ट का स्टूडेंट हूँ। सब्जेक्ट मेरा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और इसमें अभी रिसेंटली मेरे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस, पाइथन प्रोग्रामिंग, इन सब में मेरे सर्टिफिकेशंस हैं। और अभी मैं पाइथन प्रोग्रामिंग का जो पी कैप सर्टिफिकेशन है उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ, और विद इन 10 डेज में उसको भी मैं कर लूँगा। इतना मुझे पता था, सर्टिफाइड पाइथन डेवलपर या पाइथन ट्रेनर बन सकता हूँ मैं। प्लस साथ साथ मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2013 में। टीचिंग मुझे पसंद थी, मैं जैसे एम भी करी थी 2013 में। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, वहाँ 5 साल काम किया कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन पे। फिर उसके बाद कृष्णा कॉलेज गाजियाबाद KC, वहाँ 4 साल काम किया। दैन अभी मैं फिलहाल एसोसिएटेड हूँ शारदा यूनिवर्सिटी में, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, BCA प्रोग्राम को मैं हेड कर रहा हूँ, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ, ताकि मैं खुद अपने कोर्सेज पे ले रहा हूँ ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम के। और साथ साथ और भी जो मेरे साथ सेकेंडरी जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं उनको भी कोर्सेज है, ताकि मिलकर प्रोग्राम रन करेंगे और लॉन्च करेंगे साथ साथ मिलकर। बस ये छोटी सी मेरी जर्नी है। और मेरा मेन जो ये तो मेरा खैर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है ही, प्लस साथ साथ मेरा पैशन जो मेरा टीचिंग का है वो सीख फॉर योरसेल्फ मेरा यूट्यूब चैनल है, जो आज की डेट में 2,04,000 सब्सक्राइबर से ऊपर पहुँच चुका है। और जल्दी मैं इस पर कोशिश करके विद इन 1.5 ईयर्स में कोशिश है कि मैं कंप्लीट कर दूँ, 10 लाख तक पहुँचा, यानी 1 मिलियन। आई वांट माय गोल्ड प्ले बटन बैक देयर ऑल्सो। डेफिनेटली सर, क्योंकि उस चैनल से हम लोग का भी काफ़ी हेल्प होता है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट आपने उसमें मैं पढ़ा चुके अब तक, हमारे कोर्स सब्जेक्ट्स उसमें कवर हो जाते हैं, तो डेफिनेटली। एंड जैसे कि सर आपने बताया कि अभी आप शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो सर शारदा का आप थोड़ा बता दीजिए कैसा है वहाँ का कॉलेज और कितना क्या है सब कुछ। शारदा एक ट्रस्टेड ब्रांड है एक्चुअल में। शारदा 28 साल से इसकी लेगेसी है, और शारदा यूनिवर्सिटी का आगरा कैंपस पे नया ओपन हो चुका है। और एक्चुअल में ये हिंदुस्तान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस था पहले, शारदा ट्रस्ट की तरफ से था। शारदा देवी ट्रस्ट, जो हमारे सांसद साहब है, उनकी माता जी का नाम शारदा देवी था, तो उनके नाम से ट्रस्ट बना था। और उन्हीं के लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने अच्छा काम किया, काफ़ी बढ़िया काम किया है। जो हमारे PK गुप्ता सर जो हैं, जो हमारे ऑनरेबल चांसलर हैं, उन्होंने काफ़ी सेटअप किया। और प्लस ऑनलाइन एजुकेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑफलाइन एजुकेशन। ऑफलाइन में आप क्लासेस में, क्लासरूम में जो बच्चे आपकी फीस भर के जो आते हैं क्लास में, उनको पढ़ाया जाता है। बाकी वो तो चल ही रहा है, फिजिक्स सेटअप में बहुत बढ़िया काम चल ही रहा है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग मेडिकल कोर्सेज हैं, आर्किटेक्चर है, सारे तरह के डिज़ाइन भी है, सब कुछ है, बैकग्राउंड डिज़ाइन भी है, एनिमेशन भी है, सारे कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है वहाँ पर। और कई बच्चे और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी काफ़ी पढ़ने आते हैं वहाँ पर। हॉस्टल्स भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जब मैं ऑनलाइन एजुकेशन में जब आया, तो फर्स्ट टाइम मुझे ऑनलाइन का बिल्कुल भी नहीं पता था। जितने फैकल्टी मेंबर्स मेरे साथ वहाँ पर हैं, सब के सब ऑफलाइन से ही आए हैं। ऑनलाइन का किसी को भी कोई तजुर्बा पहले से नहीं था। हमने अभी 6-7 महीने अभी हुए हैं हमें, तो इसी में आप लोगों में काफ़ी कुछ आइडिया होता जा रहा है, धीरे धीरे हमें पता चलता जा रहा है। बस उसी को मैं यहाँ पर करने के लिए बैठा हूँ। और ऑनलाइन में इसलिए कनेक्ट होना चाह रहा था कि ऑनलाइन से हम टीचर्स की रीच ज़्यादा बढ़ सकती है, हम उन बच्चों तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक ऑफलाइन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं पहुँचना। तो बस यही है शारदा यूनिवर्सिटी का फंडा। ओके सर, तो जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं एंड साथ में यूट्यूब में भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो सर यूट्यूब की शुरुआत कब हुई थी, और यूट्यूब और कॉलेज को आप कैसे संभाल रहे हैं टीचिंग को, क्योंकि कॉलेज में भी काफ़ी प्रेशर रहता है, शाम को आप बहुत लेट होता है आने में भी, तो सब कुछ कैसे हैंडल कर रहे हैं सर, और शुरुआत कैसे हुई थी। यूट्यूब की शुरुआत 2017 में हुई थी, क्योंकि एग्जैक्ट 10 मार्च 2017। और शुरू तो कर गया था, और लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया था उसको मैं वीडियोस कैसे डालूँ। तो 6-7 महीने बाद जाके मैंने पहली वीडियो डाली थी। और उसके बाद प्लस क्या था, स्क्रीन रिकॉर्डर्स अवेलेबल थे। स्क्रीन रिकॉर्डर्स भी कैसे थे मुझे नहीं पता। कि आइसक्रीम रिकॉर्डर आता था, उसके थ्रू रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का नाम है आइसक्रीम रिकॉर्डर, उसके थ्रू मैं PPT नरेट करके समझा के, पेन से लिख के, क्या पेन क्या था वो तो माउस के थ्रू ही बताता था। फिर पॉइंट लगा के तभी बताने का शुरू किया। सोचा कभी ध्यान नहीं आया कि इसको एज अ मैं एज अ ब्रांड लेके जाऊँगा या एज अ चैनल बड़ा बनाऊंगा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया था। बस मैं ये सोचता कि वीडियो बन जाए, फिर वीडियो बच्चों को फिर से करता था। फिर आज का लेक्चर ऐसा हुआ था, उससे को रिपीट करके मैं बता दिया करता था, ताकि जो बच्चा नहीं आया एटलीस्ट वो ये पढ़ ले, समझ ले, उसको आइडिया हो जाए। एटलीस्ट उसके बाद एक रिपोजिटरी रहेगी
कि वो बाद में आके जैसे हिस्टोरिकली वो देख सकता है कि अच्छा ये क्या कवर हुआ था, मैं इसको दोबारा सुन लूँ। तो वीडियो को दोबारा सुन सकता है। कई बार हो सकता है मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाए, 10 बार 100 बार पूछ ले, या उसमें मेरे पास बिल्कुल भी टाइम ना हो कि मैं उसको वक्त दे पाऊँ बच्चे को, एटलीस्ट वो वीडियो देख लेगा, इसलिए वो पढ़ लेगा अपने हिसाब से। तो इस तरीके से मैंने शुरू किया था। हाँ, जब सरकारी में था, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो इतना प्रेशर नहीं था, इनफैक्ट कई चीज़ें पता भी नहीं थी। शायद उस समय और अच्छे से मैं करता तो शायद आज आगे बढ़ चुका होता आगे। पर कुछ नेवरदलेस मैं जब प्राइवेट में आया तो प्राइवेट में बिल्कुल भी काम नहीं था। इवन 2020 में जाके इसको मैंने फिर रिवाइव किया, जब लॉकडाउन लगा, जब ऑनलाइन पढ़ाने का फंडा चला, तो मैंने सोचा यार कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का जो सिलेबस सब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ, ये इसको सिर्फ यहीं तक क्यों सीमित रखूँ, मैं इसको सबके लिए क्यों ना बनाऊँ। तो मैं इसके लिए जो कंटेंट बना ही रहा हूँ, ये मुझे अगले दिन क्लास लेनी तो क्यों ना मैं रात को पहले रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूँ, ताकि बच्चों को फायदा हो, मेरे रिविजन भी हो जाएगा, ताकि कल को अगले दिन जब क्लास होगी तो वो मेरा कॉन्फिडेंस भी अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने शुरू किया। उससे पहले पाइथन पढ़ा रहा था, तो इस तरह से करके धीरे धीरे करते हुए शुरू करता गया, और बस आज रिजल्ट आपके सामने। और 2022 में जाके मैंने सोचा, विवेक बिंद्रा सर की मैंने वीडियोस देखी, तो पता लगा कि टीचिंग शुड बी ए ब्रांड। एक टीचर किसी ब्रांड का टीचर नहीं, टीचर अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहिए। यही बात खान सर ने भी बोली है। तो उनसे सुना, मैं यार ये तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, अपना कंटेंट तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों ना मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। फिर साथ 2022 में मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, तब जाके मेरी ग्रोथ दिखी। महज मेरे 2022 के शुरुआत में 18,000 सब्सक्राइबर ही थे, और इमीडिएटली विद स्पैन ऑफ 1 ईयर में 1 लाख के ऊपर पहुंच गया। बाय द एंड ऑफ दिसंबर मैं 1 लाख पे था, और उसके बाद फिर मेरा सारा चल ही गया, मैं काम किया। तो सर ये मेरी जर्नी रही। अभी जैसे आप शारदा से आप लोग को आने में शाम के 6-7 भी बज जाते शारदा। शारदा, हाँ, शारदा यूनिवर्सिटी से जब आप आते हैं तो शाम को काफ़ी लेट हो जाता है, 6-7 भी हो जाते हैं कभी कभार। तो यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करना कैसे मैनेज करते हैं आप टाइम का भी थोड़ा? फ्री टाइम में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, वो तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब मैं कोई जगह होता, नहीं तो मैं आके सीधा जल्दी डिनर कर लेता, देन आई स्लीप इन, और फिर सुबह उठता हूँ, सुबह निकल जाता हूँ। यस। मेरे को टाइम मिलता है सैटरडे संडेज का टाइम मिलता है, अब बीच में जो छुट्टी अगर कोई आ गई तो उसमें टाइम मिल गया, तो उस दिन मैं रिकॉर्ड करके उसको शेड्यूल करके मैं आगे डाल देता हूँ। इसलिए मेरी वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई है, पहले ज़्यादा होती थी, पहले ज़्यादा मैं रिकॉर्ड कर पाता था, प्लस पहले रिकॉर्ड करने में ज़्यादा टाइम लगता था, अब मुझे टाइम कम लगता है रिकॉर्ड करने में। तो मुझे पता है कि हाँ मैं उस दिन मैनेज कर लूँगा, आराम से खा पी के तसल्ली से रिलैक्स करके मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, देन उसको मैं आगे शेड्यूल कर लेता हूँ। ओके सर। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीट्यूब का जैसे बहुत हम लोगों ने देखा इवॉल्व हुआ है, लाइक 2021 से स्पेशली। उसके पहले एकीट्यूब थोड़ा अलग था, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही थी, और इश्यूज़ भी थोड़ी इंटरनल हो रही है कॉलेज हैंडलिंग को रिलेटेड। स्टूडेंट्स के जैसे मार्क्स आने में डिले होता, या फिर जैसे बहुत मार्कशीट एंड में बहुत डिले हो रहा है। तो ये सब आपने जो फेजेस देखा है, दोनों फेज आपने देखा है, उसको सर आप कैसे देखते हैं सर? सही बात है, मैंने एकेटीयू जैसी यूनिवर्सिटी मैंने पहली बार देखी है। मैं इससे पहले जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर का वहाँ था, जो दिल्ली कॉलेज, जो दिल्ली के जो गवर्नमेंट कॉलेज में था मैं, तो वहाँ आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर था। तो वहाँ सिस्टम बिल्कुल ठीक था, आराम से कोई फंडा नहीं था कि 6 महीने का सेमेस्टर होना चाहिए। आराम से अपना समर ब्रेक भी होती थी बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी, विंटर ब्रेक भी होती थी बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी। आराम से एग्जाम भी हो जाया करते थे। हाँ, बस OMR शीट्स आती थी, वो भरनी होती, उसमें केवल गलती हो जाती थी, फिर दोबारा आती तो उसमें रिजल्ट होता था। बट मैंने एकेटीयू का ये सुना था कि यार यहाँ पे रिजल्ट जल्दी टाइम पे आ जाता है, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है। मैंने कहा वाह अच्छा लग रहा है। लेकिन जब इस सिस्टम में आया तो सिस्टम में पता लगा कि यहाँ तो एकदम एक्जैक्टली 6 महीने का सेमेस्टर है, और जबरदस्ती का खींचा हुआ है। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि सिंस कोविड कई बैचेस पे एग्जाम्स जो थे वो डिले हुए, एग्जाम्स नहीं करा पाए, एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए, बच्चों को मार्क्स दे देंगे ताकि बच्चे आप प्रमोट हो जाओ। खैर सही भी हुआ, लेकिन उसका उस एक पहलू का दूसरा पहलू ये भी था कि उससे आधे बच्चों को बंदी दिया, बिना पढ़े भी आराम से पास हो जाओ। प्लस उसके बाद फिर रिजल्ट डिले होने शुरू हो गए। कुछ बच्चों के एग्जैक्टली जो बाद में अगर मैं एग्जांपल दूँ, KCS 402 और 302 जो पाइथन और CSS जो आपका सब्जेक्ट आता है 3rd और 4th सेमेस्टर में, उनमें उनके लिंक थे आपके जो IIT कानपुर के कोर्सेज से लिंक्स था। उनके सर्टिफिकेट कंप्लीट होने के बाद भी होता था। लेकिन अब हुआ क्या, यहाँ तो बच्चे पास हो गए, लेकिन वहाँ बच्चे फेल हो गए, ना उन्होंने असाइनमेंट्स किए, ना क्विजेस किए, ना कुछ किए भी तो गलत हो गए। तो वहाँ से रिजल्ट रुकना शुरू हो गया। तो फिर एक ने शुरू कर दिया, चलो बाकी तो पास करके निकाल दो, इसको भी रोक देते। तो पार्षद रिजल्ट आने शुरू हो गए थे। करते ये डिले होना शुरू हो गया। फिर देन इंटरनल पॉलिटिक्स जो उत्तर प्रदेश में मुझे जो कास्ट सिस्टम की जो पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, वो यहाँ देखने को बिल्कुल मिली है, और इसका असर टीचिंग कम्युनिटी में भी पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। इवन जो मैंने स्वयं प्रभा के जो लेक्चर्स लिए थे, उसकी वजह वो भी, उसके आज तक किसी भी फैकल्टी को, जितने स्वयं प्रभा, एकेटीयू, डिजिटल एजुकेशन, यूट्यूब चैनल पे आप जितने फैकल्टी का लेक्चर देखोगे, आज तक किसी को भी 1 रुपया उनके लेक्चर रिकॉर्डिंग का नहीं मिला। मैं बता देता हूँ कि 1500 रुपये एक लेक्चर था, प्लस कन्वीनियंस वादा किया गया था, राइटिंग में भी किया था, सब कुछ हुआ था, लेकिन आज तक किसी फैकल्टी को एक भी पैसा नहीं मिला। ऑल आर वेटिंग टिल डेट के आए पैसा। इस बात पर 4 साल हो चुके हैं। फिर तो सिचुएशन बदलनी शुरू हो गई। फिर जो DVC थे उसके ऊपर भी आरोप लगे, क्योंकि ऊपर जो बैठे हैं वो अलग बिरादरी के हैं, नीचे जो बैठे अलग बिरादरी, दोनों बिरादरी में बनती नहीं है, और उस तरह से सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो बहुत चीज़ें हुई, बहुत बातें हुई। फिर सैलरी कट्स भी हुए थे शुरुआत में, जब मेरा खुद का सैलरी कट हुआ था, 50% सैलरी कट किया गया था, फिर 30% कट किया गया। तो सभी फैकल्टी के आधी सैलरी सब कट कर दी गई थी 20 और 21 में आते आते।
तो ये भी बहुत इश्यूज हुए। तो अब जो एक के जो हालत मैं देख रहा हूँ कि इसमें बदहाली स्थिति है, इसीलिए अब जो कॉलेजेस हैं या तो वो यूनिवर्सिटी स्टेटस लेना चाह रहे हैं या वो ऑटोनॉमी चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं एडमिशन हम अपने आप करा देंगे, तो एडमिशन की भी डिले हो रही थी। एंड क्योंकि जब रिजल्ट में डिले आ रहा है तो एडमिशन में भी डिले आ रहा है, और उससे कॉलेजेस को ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि जितने कॉलेजेस हैं गाजियाबाद में, नोएडा में, जितने कॉलेजेस हैं सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है, प्लेसमेंट और साथ साथ एडमिशन। अगर प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी तो एडमिशन नहीं आएंगे, एडमिशन अच्छे नहीं होंगे तो प्लेसमेंट का भी कोई फंडा नहीं है। इन दो चीज़ों पे टिके पड़े, उसके अलावा कोई नहीं है। ना उनके पास कोई फंडेड प्रोजेक्ट्स है जिसके थ्रू सरकार से फंड आए, ना स्टार्टअप्स में पैसा आ रहा है बच्चों, ना बच्चों का मन है स्टार्टअप करने का, क्योंकि उनको लगता है शुरू में पैसा मिल जाए, पैसा रख के चुपचाप हो जाए। जबकि वो आपका सीड फंड होता है, स्टार्टअप के लिए शुरुआत का फंड होता है जिसके ऊपर आप आगे और काम करना है, बट वो आगे काम नहीं करते, बस उसको दिखा देते हैं हाँ भी इतना पैसा आ गया, वो आ गया, प्लस इंटरेस्ट भी लूज हो गया इस चक्कर में अब। तो ये चीज़ें सारी क्यूमुलेटिव चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक मैंने ये आपको सम अप करके बता दी। ओके सर। एंड सर अभी जैसे जो नए बच्चे आने वाले हैं, जो फ्रेशर्स अभी कॉलेज में आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से, क्योंकि अभी प्रोफेसर है कॉलेज के, तो आपके हिसाब से स्टूडेंट्स जब आते हैं फर्स्ट ईयर में तो क्या चीज़ें गलतियाँ करते हैं जो उनको ध्यान रखनी चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि उनका ओवरऑल एक बैलेंस तरीके से चारों साल जा सके, क्योंकि नीव है फर्स्ट ईयर तो उनकी ऑब्वियसली इंजीनियरिंग की। पहली बात, फर्स्ट ईयर में अगर आ रहे तो प्रेशर मत लो अपने पे, इमीडिएटली प्रेशर मत लो। आई नो प्रेशर आता है और बच्चा फिर उसको क्या करता है, प्रेशर को हैंडल करने के लिए सोचता है कि चलो यार मैं घर से पहली बार आया हूँ, बाहर आया हूँ, कॉलेज लाइफ जीऊंगा, मस्ती करूंगा, दोस्त बनाऊंगा, पार्टी वार्टी जाऊंगा। एक हद तक कर ले, बट ये भी एक चीज़ सोचने के लिमिट पे रखनी चाहिए कि ताकि अगर वो अपना रास्ता ना भूल जाए, पहले रास्ता खुद डिफाइन करे, वो क्यों आया है यहाँ पर, किस स्थिति में आया है और क्या करने आया है। अगर नहीं पता तो कोई बात, पहले 6 महीने आराम से पहले अपना पर टटोल दिया, 6 महीने जो करना है कर, 6 महीने के बाद रिजल्ट अपने फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट अपने बता देगा हाँ भाई तुम कहाँ हो कहाँ नहीं। हालांकि उसका वो भी एक डिबेटेबल चीज़ है कि हो सकता है कि मार्क्स आपके अकॉर्डिंग आपके, क्योंकि मार्क्स तो मैं मानता हूँ कि आपके जो नॉलेज का परिचायक नहीं है, जिसके कम मार्क्स ज़रूरी कि वो कम नॉलेजेबल है, इससे ज़्यादा मार्क्स ज़रूरी कि वो ज़्यादा नॉलेजेबल है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, कुछ हद तक थोड़ा पैरामीटर ऑलमोस्ट बैठ जाता है, बराबर बन जाता है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि पहले फर्स्ट ईयर में आओ, पहले अपना देखो कि तुमने वो ब्रांच जो चूज़ की है। अगर आप बीटेक करने आ रहे हो तो बीटेक क्यों करने आ रहे हो, बीटेक के बजाय अगर आप बीसीए करते 3 साल का प्रोग्राम करते हैं तो आपको क्या ज़्यादा फायदा मिलता है। आपको 4 साल ही क्यों खपाना है, आपको 3 साल में वो चीज़ मिल सकती है तो 4 साल में आपको मिलने जा रही है। ऐसा भी सोचा जा सकता है। तो कैरियर ऑप्शन के हिसाब से हमेशा सोचे, कोई भी अगर आए, कोई भी कोर्स ज्वाइन करें, हमेशा कैरियर ऑप्शन देख के जाए कि अगर मैं ये ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या मिलेगा मुझे, क्या मुझे इमीडिएटली जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो कौन सी मिलेगी, किस स्टार्टिंग की मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, ये सारी कहानी वो लिंक्डइन पे सर्च कर सकता है इस समय जॉब स्टेटस क्या है। यही मैं कहूँगा किसी को। यस सर। एंड सर जो स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट ईयर में, तो सीजीपीए उनको कैसे मेंटेन करनी चाहिए, मतलब क्या तरीका वो लोग अपनाएं जिससे कि उनका सीजीपीए मेंटेन रह सके। सीजीपीए मैं तो ये चीज़ कहूँगा कि वो प्रेशर अपने पे लेते हैं कि वो 8.5 सीजीपीए तक जाना है। मैं कहता हूँ कि 7.5 तक अगर आपकी सीजीपीए है, अगर 10 पॉइंट स्केल पे देखोगे तो इट्स 75%, राइट। 75% बहुत है। मैं खुद 70-75 वाले पे परसेंटेज पे रहा हूँ और आज मैं अपने पोजिशन पे खड़ा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सका, तो तुम्हें भी कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप यू। हाई परसेंटेज जो ये मेरा मत है कि मुझे लगता था कि भाई ये जो ज़्यादा परसेंटेज वाला है, इवन स्टूडेंट इज ऑल्सो, जब मैं पढ़ाता था तो मैं बच्चों को यही कहता था क्लास में कि जो ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, नेचुरली ज़्यादा होती है, क्योंकि वो रिजल्ट लेकर आ रहा है, वो कॉलेज का नाम रोशन कर रहा है, लेकिन उसका प्रेशर बच्चे पे पड़ता है, अनड्यू प्रेशर भी पड़ जाता है कई बार अगर वो नहीं कर पाया तो। क्योंकि है तो बच्चे शरीर से बड़े हो गए लेकिन है अभी भी बच्चे, उनको प्रेशर हैंडल करना नहीं आता। मत डालो प्रेशर उनके ऊपर इस चीज़ का। तो मैं ये कह रहा हूँ खुद पे प्रेशर मत आने दो। 7.5 अगर आपकी सीजीपीए है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आपको सर्टिफिकेशन करनी है, टेक्नोलॉजी स्किल आपके पास है, अगर एप्टीट्यूड स्किल है या डीएसए आजकल हो रहा है, आजकल हर कोई फ्रंट एंड डेवलपमेंट के पीछे भाग रहा है, अगर हर कोई डेटा साइंस के पीछे भाग रहा है, अलग अलग कई कंपनीज में स्केलर हो गया, कई सारी कंपनीज है जो ये कोर्सेज ऑफर कर रही है, आप करिए, आपको इंडस्ट्री रेडी कर देंगे, वो सब करो। फोकस किसी स्टूडेंट का स्किल पे होना चाहिए, मार्क्स पार्ट है उसका, पर इतना भी जरूरी नहीं है कि मार्क्स सुपरसीड करता है स्किल को, क्योंकि हर कोई पढ़ता है। अगर आप इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू बोलेगा मैंने इतने सीजीपीए रहे थे, वो सब साइड में रखेंगे आपसे, वो सिर्फ एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, वो भी तब जब ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो। अगर आप ऑफ कैंपस जाते हो या लिंक्डइन या naukri.com या indeed.com के थ्रू जाते हो तो इतना मैटर नहीं करता। ओके सर। सर तो फर्स्ट ईयर में जैसे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई सीजीपीए आपने कहा कि बैलेंस करना है, स्किल को भी डेवलप करना है, तो इसी में एक सवाल था कि दोनों चीज़ को बैलेंस आउट कैसे करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उनको आइडिया नहीं लग पाता कि क्लासेस करके 5 बजे आ रहे हैं तो कॉलेज का कितना टाइम दें या फिर स्किल पे ज़्यादा काम करें। मतलब कॉलेज में टाइम दो, शुरुआत में देखो फर्स्ट ईयर में आप आए हो तो किस लिए आए, कॉलेज में आए ना, एक्सप्लोर करो कॉलेज को, सोच कर ठीक है चलो यार लाइब्रेरी बैठ के पढ़ते हैं, हो सकता है स्कूल में कभी मौका नहीं मिला, स्कूल कभी सोचा भी ना होगा कभी स्कूल में, तो अब कॉलेज आए तो कॉलेज की लाइब्रेरी एक्सप्लोर करो, कौन सी बुक्स हैं, क्या है, लैब्स हैं,
टीचर से बात पे बात करोगे, सर अच्छा आपने ये पढ़ाया था, अच्छा और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अच्छा ये बताइए। टीचर मना करे, बात बनना नहीं, फिर वो तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, टीचर का फॉल्ट है अगर वो उस समय मना कर रहा है, उसमें कोई बचे रही है। क्योंकि टीचर कभी जहाँ तक मैं मानता हूँ 90% ऑफ टीचर्स जो हैं वो अंडर वर्कलोड होते हैं, उनकी भी अपनी फैमिली होती है, उनको भी टेक केयर करना होता है, और वो जब वो क्लास से बाहर निकले देन ऑल दे आर सराउंडेड बाय देयर ओन प्रॉब्लम्स। वो बात लगे बच्चों तक वो नहीं जाहिर होने देते, पर फिर भी हर टीचर कोशिश हमेशा करेगा। अगर उनसे पूछोगे कि सर आप प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए इस बारे में, आई एम श्योर कोई टीचर मना नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप जब कॉलेज में आते हो, अपने दोस्तों से तो आप जान पहचान बढ़ाते हो, अपने टीचर से भी जान पहचान बढ़ाओ। ये कोई मतलब नहीं है कि वो अगले सेमेस्टर में आपको पढ़ाएंगे या अगले साल पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन टीचर इज द टीचर, कनेक्शन मैटर करता है। मैं आज भी टीचर से कनेक्टेड, जो उनके बाद एक फर्स्ट ईयर उन्होंने मुझे पढ़ाया तक, आज भी उनसे संपर्क में हूँ। तो उस समय जिन पॉइंट में जिन्होंने मुझे राह दिखाई, क्यों ना मैंने उनको मैंने उनसे पूछा, एक बार पूछा, तो मैंने बताया कि मेरे बाहर, तो वो चीज़ मुझे गाइड कर गई। वो चीज़ हो सकता है आपके लिए भी, उस बात के लिए हमारे बच्चे के लिए इस बात की चीज़ हो। ओके सर। एंड सर अभी रिसेंटली मेरे को कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्लासरूम्स में हमें गेट प्रिपरेशन करने की तैयारी का अलाउ करेंगे कि नहीं प्रोफेसर्स, क्योंकि उन्होंने कहीं से सुना है कि प्रोफेसर्स गुस्सा होते कई बार गेट की प्रेप करने के लिए। और ये सवाल मुझे हैरानी इस वजह से हुई कि फर्स्ट ईयर जो अभी ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं, उनका प्लान ये है कि बीटेक में मुझे कुछ और नहीं करना, सिर्फ बीटेक का पढ़ना है और फर्स्ट ईयर से गेट की पढ़ाई करनी है। तो आपके हिसाब से ये कितना सही और कितना गलत है कि फर्स्ट ईयर से गेट की तैयारी? इसको मैं जिस शब्द कहूँगा भेड़ चाल। सब कोई गेट के, जब से गेट डेटा साइंस का आया है ना, तब से सब गेट के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। लग रहा है कि आसान पेपर आएगा, आसान, लेकिन अब आसान नहीं आने वाला। पहले 2 साल तक आसान रहता, उसके बाद से पेपर फिर जैसे नॉर्मल गेट कंप्यूटर साइंस का होता है वैसे टफ होना शुरू हो जाएगा। और मैं तो ये मानूंगा कि गेट के अलावा भी कि आपके कोई कैरियर ऑप्शन भी हो सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि आप अगर आप बीटेक करने आ रहे हो सिर्फ इसी के लिए आ रहे हो, और भी ऑप्शन आपके ओपन हो सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। और मैं मानता हूँ कि पहले आप जब पहले 2 साल जब आप कंप्लीट कर लेते हो, फर्स्ट 2 ईयर्स, तो वो आपका 50% सिलेबस गेट का कवर कर देता है। एटलीस्ट थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जो आपका कोर कंप्यूटर साइंस, अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो कोर ब्रांच का जो सब्जेक्ट्स है वो आपके सेकंड, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आते हैं। देन एडवांस आते हैं फिफ्थ एंड सिक्स्थ में। आप ये कर सकते हो कि फिफ्थ सेमेस्टर के जब मिड में आपका सिलेबस चल रहा हो, तब आप गेट क्लासेस या गेट एजुकेशन अपने जो तैयारी अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो। दैट्स द आइडियल टाइम आफ्टर सेकंड ईयर ओनली। पहले फर्स्ट ईयर में तो आप तो बेसिक सब्जेक्ट पढ़े जो आप 12th में पढ़ के आ रहे हो, एग्जैक्टली, आपने वो आप उसी को आप दोबारा अच्छे तरीके से पढ़े हुए और उसमें और एडिशन हो रहे हैं, फिजिक्स में और क्या है, एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे हो सकता है स्कूल में जो ना कराए गए हो, केमिस्ट्री में जो ना कराए, केमिस्ट्री तो एक्जैक्टली सेम ही है। टाइट्रेशन वहाँ भी होती है, टाइट्रेशन यहाँ भी होती है, सीधी सी बात है। बस फर्क आता है कि आपकी कोर ब्रांच से रिलेटेड हर एक फर्स्ट ईयर इसीलिए बना है कि भाई पहले जो बच्चा ट्रांजिशन हो रहा है 12वीं से वो ग्रेजुएशन में आ रहा है, तो उसको क्या गैप है ना, वो गैप कवर कैसे होगा। वो गैप कवर करने के लिए आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होता है। पहले आप गैप कवर करो, समझ जाओ कि गैप कवर हो गया कि नहीं हो गया और क्या चाहिए इसके लिए, आपको पता लग जाएगा अच्छा मुझे क्या करना है इसके लिए। तो पहले सभी इंजीनियरिंग के टेस्ट होते हैं, उसमें आपके मैकेनिकल लैब भी होती है, आपको एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको पता लगना चाहिए कि मैकेनिकल का बच्चा क्या करेगा आगे जाके। मैकेनिकल वालों को भी जरूरी है कि जो कंप्यूटर के जो लैब अटेंड कर रहे हैं उसमें पता लगता है कि कंप्यूटर के सब्जेक्ट की क्या महत्व है। हर एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को पता रहेगा कि अगर वो जिस फील्ड से उसको बाकी फील्ड्स का भी उतनी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, ताकि हर फील्ड इंपॉर्टेंट है, ये अहम बात है समझना। तो यही मैं कहूँगा गेट प्रिपरेशन अच्छी बात है, पर करनी है तो सेकेंड ईयर के बाद ही करें, क्योंकि मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स आपके उसी में कवर होते हैं। एग्जैक्टली, यस सर। पैकेजेस के ऊपर भी बहुत सवाल था कि जैसे स्टूडेंट्स मुझे एकदम से पूछ रहे हैं कि भैया जेएसएस में आएंगे तो गूगल का पैकेज लगेगा कि नहीं, या फिर कोई भी AQ2 का कॉलेज, हमें पता है कि कैसा चलता है यहाँ पे कि इतना बड़ा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या आता है AQ2 कॉलेजेस में, या फिर ऑफ कैंपस कैसा रहता है सिनेरियो यहाँ पे अगर 1 CR का पैकेज कोई सोच के आ रहा है इतने जल्दी? पहले मैं सोच के मानता हूँ, ये तो आपके इसके समझो पैकेजेस जो ये और ये जो एडवर्टाइजमेंट्स ही होती हैं आपकी, दे वांट यू बाय द प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, आप फीस भरोगी, गेट एडमिशन, और आप उसकी सब्सक्रिप्शन फीस ही दे रहे हो एक तरह से, आप साल दर साल यही कर रहे हो। आप फीस क्या है, सब्सक्रिप्शन फीस है, सेमेस्टर की फीस, एग्जाम की फीस, हॉस्टल की फीस, और कोई चीज़ हो तो उसकी फीस, यही हो रहा है। तो कॉलेजेस वांट टू हुक यू अप, वो एक हुक की तरह चाहते हैं आप कमजोर जाओ। गलत वो भी नहीं है, वो भी एक एक्चुअल में बिजनेस ही रन हो रहा है। कॉलेजेस अब एजुकेशन से अलग बिजनेस वाले सेंटर, क्योंकि उनको भी सर्वाइव करना है भाई। लैंड की कॉस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड्स, स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इनकी कॉस्ट तो जारी है ना लगातार, तो उनको भी तो कवर अप करना है। कहाँ से कवर अप करोगे, इसी तरीके से कवर अप, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, रेवेन्यू यहीं से आएगा। तो अगर कोई बच्चा कहता है कि पैकेज सोच के आ रहा है, पहली बात पैकेज भी जो दिखाते हैं CTC भी एक तरीके का एक कह सकते हो
मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्कैम भी है सीटीसी का स्कैम। कई कंपनीज सीटीसी को दिखाएंगी 50 लाख 25 लाख, और जब हमेशा पूछना चाहिए कंपनीज के जब भी जो प्री प्लेसमेंट सेमिनार होते हैं उसमें पूछना चाहिए कि आप अपने सीटीसी का ब्रेकअप दीजिए। सीटीसी का ब्रेकअप जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सीटीसी का 80% पोर्शन उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस डाल रखे होंगे या टर्म इंश्योरेंस डाल रखी है। उस टर्म इंश्योरेंस को सीटीसी का पार्ट बना देंगे। सपोज करें कि 20 लाख का पैकेज ही है, 1 करोड़ का पैकेज है, उसमें से 20 लाख आपके एक्चुअल सीटीसी है, लेकिन उसमें 80 लाख का उन्होंने आपके लिए टर्म इंश्योरेंस कर दिया, उसको बना दिया सीटीसी। तो जो सीटीसी आपको दिखाई जा रही है वो एक्चुअल में नहीं होती। तभी ये धोखा मिलता है। कई बार जो बच्चे ज्वाइन करते हैं फर्स्ट टाइम कंपनी को तो बता देते हैं इन हैंड सैलरी तो बहुत कम है, हमने तो 1 करोड़ सुना था। उनको ये नहीं पता कि 1 करोड़ का मतलब पूरा 1 करोड़ नहीं होता, कभी उसमें अलाउंसेस भी होते हैं, उसमें आपके मेडिक्लेम सब चीजें होती हैं, बोनस भी वो इंक्लूडेड सब होता है। कट कटा के हट जितना हिस्सा आपके पास आ रहा है वो इन हैंड, हमेशा इन हैंड कोई नहीं बताएगा। आप पूछो ब्रेकअप ऑफ सीटीसी, सिंपल ऐसा है। ओके सर, यही देखना चाहिए। हम जो ऑफर्स देके बताओ, और कॉलेज हर अच्छा होता है, हर कॉलेज बढ़िया होता है, हर फैकल्टी बढ़िया होती है, आपका मेन है, और माहौल भी बढ़िया होगा, सब जगह एक जैसे बच्चे मिलेंगे, सब जगह आपको एक जैसे दोस्त मिलेंगे, सब जगह एक जैसी लैब मिलेंगी, सब तरह के एक जैसा सिलेबस ही पढ़ाया जा रहा है, आपको अलग नहीं पढ़ाया जा रहा, कोई अलग नहीं है। हाँ, किसी का तरीका अलग होगा, किसी के स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, किसी का एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है, बस ये फर्क होगा, बाकी सब कुछ सेम है, बस वेरिएशन है हल्का सा, और उस वेरिएशन के लिए वो आपसे पैसा ले रहे हैं, बस दैट्स ऑल, नथिंग मोर नथिंग लेस। ओके सर। एंड सर आपके अकॉर्डिंग एकेटीयू में तो काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं इंजीनियरिंग के, तो टॉप 5 कॉलेजेस अगर आप बात करेंगे इधर एकेटीयू के तो कौन से होंगे आपके अकॉर्डिंग टॉप 5? टॉप 5 मैंने जैसे देखा काइट को पहले मैं रेट करूँगा, काइट के बच्चे काफ़ी कुछ कर रहे थे, अभी का स्टेटस मुझे नहीं पता, काइट अब ऑटोनॉमस हो गया इसलिए काइट को मैं रेट करूँगा। प्लस नेक्स्ट मैं कहूँगा ITS इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा को, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और उन्होंने अब ऐसे कॉलेजेस पर फोकस कर रहे हैं प्लेसमेंट्स के ऊपर, और वो ये कह रहे हैं कि वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्लेसमेंट ट्रेनिंग, आपकी स्किल ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हैं, और जो लोग फोकस करते हैं, जो कॉलेजेस फोकस कर रहे हैं वो ही बेस्ट है। बाकी नेक्स्ट JSS तो मैं गया हुआ विजिट किया, JSS कैंपस भी बहुत अच्छा है, तो JSS इज वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। बाकी और कॉलेजेस में देखूँ, बाकी लखनऊ में है एक कॉलेज जो ITM शायद लखनऊ है मेरे ख्याल से, आई एम नॉट रॉन्ग, ITM लखनऊ, वो भी एक ऑटोनॉमस कॉलेज ही है। ऑटोनॉमस इसलिए होते हैं कि वो एडमिशन अपने हिसाब से लेके बस एग्जाम्स आपके एकेटीयू कंडक्ट कराएगा, या अपने हिसाब से कंडक्ट करा सकते हैं, डेट अपनी सेट कर सकते हैं। तो ऑटोनॉमस कॉलेज इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। बाकी AKG इज ऑल्सो गुड कॉलेज, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू से काफ़ी अच्छा रहा है कॉलेज। बाकी ABS 5th नंबर पे मैं रखूँगा उसको, ABS इंजीनियरिंग कॉलेज के। तो ये मेरे कुछ कॉलेजेस हैं जो टॉप पे जो मैंने आपको बताया। ओके ठीक है सर। एंड सर फ्रेशर्स के लिए फर्स्ट ईयर में अगर ट्राई करना चाहते हैं वो लोग, कौन सा प्रोग्रामिंग बेस्ट है कि वो लोग ट्राई करें फर्स्ट लैंग्वेज हिसाब से? सी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज ओके, हाँ सी लैंग्वेज से ही शुरुआत करें। अगर भले वो 12th क्लास से पैटर्न पढ़ के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सी लैंग्वेज से शुरुआत करें, क्योंकि सी बनाता है बेस। प्रोसीजरल लैंग्वेज कि आपका जो वेरिएबल है, आपका जो वैल्यू है वो मेमोरी में स्टोर कैसे हो रही है, कितनी जगह गिर रही है, तो मेमोरी एलोकेशन का जो आइडिया शुरू में मिलता है वो सी लैंग्वेज ही बताता है। फिर देन आती C++, देन आती जावा। जब आपका सिंटैक्स तगड़ा हो जाए उसके बाद आप बढ़ो पाइथन पे। सिंटैक्स इजी लैंग्वेज है। यस सर। एंड सर ये एकेटीयू का जो एकेटीयू ने एक्चुअली सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये रहता है 75% अटेंडेंस, ये आपके अकॉर्डिंग कितना जस्टिफाइड है? क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स नो डाउट मतलब टाइम वेस्ट करते हैं घूमने फिरने में, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे स्टूडेंट प्रोडक्टिव होने के लिए भी कॉलेजेस नहीं आना चाहते, जैसे इंटर्नशिप हो गया या कुछ, तो आपके हिसाब से ये सही है कि 75% बाउंड कर देना किसी स्टूडेंट को? ये मेरे टाइम पे था, यस हाँ, आज भी है, और ये UGC का रोल है। हाँ UGC सभी यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करती है, उन्हीं के ऊपर बात होने पर रूल रेगुलेशन आता है। तो 75% अटेंडेंस सभी के लिए। अगर उनको लगता है, अगर एकेटीयू के या किसी कॉलेज के बच्चों को लगता है कि 75% बाउंडेशन है, तो महाराष्ट्र में जाके पूछ ले क्या उनके लिए बाउंडेशन है, कोलकाता जाके पूछ ले क्या उनके लिए बाउंडेशन है, पुणे जाके पूछ ले या मध्य प्रदेश के कॉलेज जाके पूछ ले उनके लिए बाउंडेशन है, मुझे कोई बाउंडेशन नहीं है। वो आते हैं, अपना काम भी करते हैं, प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, सब करते हैं। इंटर्नशिप आज के डेट में इंटर्नशिप का ख्याल तभी आता है जब आप 5th सेमेस्टर क्रॉस कर लेते हैं, उस समय इंटर्नशिप की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ। और इंटर्नशिप आप NOC के बाद ही करें। जब आपको कॉलेज से NOC मिल गया तो कौन रोकेगा आपको अटेंडेंस के लिए? कोई नहीं रोकेगा। इफ द कॉलेज इज कन्विंस्ड कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, बता के कर रहे हो, कॉलेज और अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए कर रहे हो, एनहांसमेंट के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट आता रहेगा मैं घर पे सो रहा हूँ जाके। मोस्टली आई एम सॉरी, मैंने देखा भी है, मोस्टली स्टूडेंट्स ये भी कर रहे हैं इसके आड़ में, ओनली
10% ऑफ एक्चुअल स्टूडेंट्स जो ये काम कर रहे हैं, और वो 10% को ये क्रंच महसूस होता है, और 90% स्टूडेंट्स की वजह से जो इसकी आड़ में, अटेंडेंस की आड़ में हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू कम टू कॉलेज। और दे, एंड मैं आपको बता दूं, कॉलेज आते हैं, वो कॉलेज आते हैं पर क्लास में नहीं आते कभी, मैं भी बता। तो कॉलेज अटेंड तो करके जाते हैं, पेरेंट्स से बात होती है, पेरेंट्स कहते हैं बच्चा डेली जाता है कॉलेज, पर बच्चा क्लास में नहीं आता, बिकॉज ही और शी चूजेस नॉट टू कम इनटू द क्लासरूम, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई का इंटरेस्ट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस एज में नहीं होगा, और ये जब टीन्स में जब आप आते हो, जब आप एडल्टहुड में, जब आप 18 साल के ऊपर लगता है कौन मुझे गवर्न करेगा, कोई मुझे क्यों बोलेगा करने के लिए, ये नेचुरल है। पर उस समय समझाना, ठहर जाना बुद्धिमानी है, ठीक है। और उस समय अगर आप ठहर गए, सुन लिया किसी की थोड़ी, क्या चलो कोई बात है, सर कुछ बोल रहे हैं, मैम कुछ बोल रही है, कुछ सही बोल रहे होंगे, मुझसे एक कुछ ज़्यादा उम्र के हैं, दोगुनी उम्र के हैं, तो हो सकता है वो सही बोल रहे हो, एक बार उनकी भी सुन लें। उनको कैसा फील होगा, और आप जैसे बच्चों को कैसा फील होगा कि स्कूल का बच्चा आपको, आपके स्कूल के बच्चे को समझा रहे हो बेटा जाके पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ट्यूशन ले रहे हो, और आपको बोले मैं नहीं पढ़ा, आपको क्या पता, आपको कैसा लगेगा? तो ये चीज़ हमेशा खुद को रख के देखो कि यार मैं अगर किसी को बोलूँगा मेरे से छोटे उम्र को, और वो मुझे अगर जवाब देगा, मेरी बात पे सुनेगा, वो आएगा, लेकिन क्लास में नहीं बैठेगा, मेरे से पढ़ेगा नहीं, सीखेगा नहीं। और क्योंकि मैं उस एज से जा चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि वो भी ऐसा करे। तो ये चीज़ ज़रूरी है। बच्चे कॉलेज आते हैं, बिल्कुल आते हैं, हॉस्टल वाले भी सब होते हैं, हॉस्टल यहाँ हुआ भी ऐसा, बट सिंस कोविड, सबने कोविड का बहाना करके कहता हम एग्जाम में रहेंगे, कोविड हो जाएगा, परफेक्टली सेफ भी होता, हमने पूरी सारी तैयारी भी कर रखी थी। केसी में ऐसा हुआ था, पूरे सेमेस्टर में पीयूटी के एग्जामिनेशन में बच्चे ने एकदम आए नहीं थे, सिर्फ पूरी क्लास से या पूरे उसमें से सिर्फ 1% बच्चे पेपर देना, बाकी सब कोविड का बहाना करके हॉस्पिटल जाके बैठ गए, क्या ना कोविड हो रहा है, हमें बुखार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो भी हो रहा हुआ है। तो ये तो है कि अटेंडेंस इसलिए कैपिंग, और 75% स्टैंडर्ड है, 75% हर जगह है। 75% का मतलब है 3/4। सपोज करें आपने 30 लेक्चर अटेंड किए, तो 30 का, या चलो मैं 30 में लेता हूँ, मेरी मैथ्स वीक है ताकि मैं अपने आराम से कर लूँ। 20 लेक्चर आपने अटेंड किए, 20 का 1/4 मतलब हो गया आपका 5 क्लासेस। आप 20 में 5 क्लासेस मत करो, 5 क्लासेस और लेने के 5 दिन, उस 5 टीचर के सब्जेक्ट्स जो वो आप कर सकते हो, वो आप प्लान कर सकते हो। चलो किसी ने चलो सुबह पढ़ लिया, तो पहले मुझे निकलना है सर से, अगर आप उस समय चलो मैम से परमिशन ले लो कि प्लीज मुझे वहीं जाना है, प्लीज हो सके अटेंडेंस दे देना, तो अगर बच्चा अच्छा होता है टीचर अटेंडेंस दे देते हैं। हम टीचर का अटेंडेंस नहीं काटते हैं, हमें पता है कि बच्चे का नुकसान हो सकता है, तो हम ऐसा नहीं करते हैं। बट कॉलेजेस कहते हैं कि आप करो करो करो, फिर अब यूनिवर्सिटी भी कहेगी वो चीज़ आप क्यों नहीं कर रहे हो, वो चीज़ तो टर्न आउट इसलिए इंप्रूव नहीं होता पेपर, लेकिन हम बच्चों को बचा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई बच्चा अगर अगेंस्ट पे चला गया, हाई कोर्ट चला गया, कोर्ट चला गया, तो कोर्ट में ऑब्वियसली कोर्ट बच्चों की वजह सुनेगा, भले ही बच्चे की गलती है, इसलिए कॉलेजेस भी अटेंडेंस कराने के लिए कोशिश करके खुद ही कर लेते ताकि बात यूनिवर्सिटी तक ना गिराए। ये भी होता है, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी को ये कभी शो नहीं करता कि मेरे कॉलेज में 75% से कम अटेंडेंस रही है, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ। ट्रू, यस। तो सर लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, जितने फ्रेशर्स हैं उनको जो डाउट्स होंगे मन में। एंड फाइनल आपकी तरफ से कुछ भी एडवाइस कि 4 साल किस तरीके से वो लोग अपना सब कुछ करियर सही रखें, ताकि लास्ट में जाके उनको रिग्रेट ना हो कि कुछ गलती कर दी, अब क्या करूँ ये वो। तो आपकी तरफ से कुछ एक बेसिक टिप नए फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स, पहली बात तो मैं कहूँगा फ्रेशर्स, आप फ्रेशर्स हो, आप फ्रेश आए हो, तो पहले फ्रेशली वाले एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करो। फर्स्ट एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट। जब भी आप किसी नई जगह जाते हो, आपका मन होता है घूमूं देखूं क्या है क्या नहीं है, पहले काम आपको वही करना चाहिए। फिर चूज करो, फिर सोचो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, क्या मैंने जो नहीं किया, क्योंकि रिग्रेट्स आपके स्कूल में भी रिग्रेट्स रहे, रिग्रेट्स खत्म नहीं होते बच्चे के कभी। 10th में क्या करना चाहिए था मुझे, 11th में क्या करना चाहिए था मुझे, 12th के एग्जाम में मुझे क्या करना चाहिए था जो मैं नहीं कर पाया, क्या मैं कॉलेज में आके ऐसा कर सकता हूँ, क्या मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, क्या मुझे अच्छे मेरे दोस्त मिलेंगे यहाँ पर। पहले एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों के अपने दोस्तों से, क्योंकि बच्चा अपने स्कूल के दोस्तों को जिससे बिछड़ के आ रहा है, जैसा हो सकता है कई सारे साल वो साथ बैठ के पढ़ाई की हो, वो बॉन्ड तोड़ के आ रहा है बच्चा अपना, तो बॉन्ड नया बनाने की कोशिश करता है कॉलेज में आके, नए दोस्त नए मिलेंगे। और अच्छा भला बढ़िया हो जाएगा, उसका स्कूल का दोस्त भी अगर उसके क्लासमेट बन जाए तो खैर बढ़िया बात है। मेरे साथ तो ऐसे 3-4 स्टूडेंट मेरे थे, मेरे साथ ही थे जो मेरे साथ ही क्लास में आ रहे थे, मेरे हॉस्टल में साथ रहते थे। तो लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होता है, बंच ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं, गाइज होते हैं, उनका ऐसे होता है, बच्चों का भी ऐसे होता है। सेम गोज़ फॉर गर्ल्स ऑल्सो। हर कोई बिलोंगिंगनेस अपनी देखने की कोशिश करता है। पहले एक्सप्लोर करो कि तुम्हारे दोस्त कौन से क्या है, और ज़्यादा मतलब पहले आपको कैरियर पे भी फोकस करो, क्या करना है, क्यों आए हो यहाँ पर, एक्सप्लोर करो, फाइंड आउट करो। एक्सप्लोर करने का पता चल जाएगा, तुम्हें पहले 6 महीने के अंदर पता लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, सारे चप्पे का पता हो जाएगा, सब दोस्तों को पता लग जाएगा धीरे धीरे, यहाँ पे कौन क्या है, किससे कितनी बात करो, किससे कितनी ना बात करो, कौन मेरा भला चाहता है, कौन मेरा बनाया जाता है। हो सकता है बाद में गलत हो जाए, तो ये एक दो एक्सपेरिमेंट आपके 1 साल में एक्सपेरिमेंट सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अपने करियर पर फोकस करो आराम से, कौन लोग कर रहा है, और उससे पहले करियर पर फोकस करना है तो कर लो आराम से।
तो 4 साल आराम से कट जाएंगे। रिग्रेट्स देखो, आर से रिग्रेट, आर से रिलीफ, तो रिलीफ पहले ही कर लो, रिलीफ पहले ही हो लो ताकि रिग्रेट ना आ सके। और जो मन में गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको रिलीज कर दो। आर से रिलीज, कई बच्चे नहीं करते रिलीज, कई बच्चे शुरू से प्रेशर में रहे होंगे, अंडर पेरेंट्स, अंडर रिलेटिव्स, बहुत प्रेशर में रहते बच्चे। मैंने वो समय भी देखा है जब 10th के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए या 12th के बोर्ड के एग्जाम के लिए पूरी फैमिली बच्चे के साथ जाती थी एग्जाम सेंटर छोड़ने के लिए। तो मुझे लगता था यार, और मैं अकेले जाता था आराम से मेट्रो से अपना अटेंड करते हुए पेपर देने जाता था। आई यूज्ड टू थिंक अबाउट यार, बच्चे में कितना प्रेशर होगा कि पूरे दादा चाचा मामा सारे के सारे टंग रहे, बच्चे से कोई जरूरत नहीं। बच्चे पे प्रेशर क्रिएट करता है, आप बड़ों को ही समझना चाहिए ये चीज़। तो ये मुझे समझ में आता है, तो इसलिए मैं आपसे ये कह पा रहा हूँ। तो प्रेशर बहुत झेला है, पहले रिलीज करो प्रेशर को अपने, जितना मर्जी रिलीज करना है करा दो। अपने पेरेंट्स, जो पेरेंट्स आर जो बेस्ट फ्रेंड्स, कम्युनिकेट करना शुरू कर दो। जो जब आप बड़े हो जाते हो तो कम्युनिकेट करना बंद कर देते हो, और यहीं पे दिक्कतें शुरू होती है। जो पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, उसके बाद आपके बाकी दोस्त, आपके जिगरे दोस्त, आपके स्कूल के बने होंगे। हो सकता है आज भी आपके दोस्ती बहुत जबरदस्त पक्की हो रखी हो सकता है आप अलग अलग हो रखे हो, अलग अलग कॉलेज में होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे, फिर भी वो दोस्ती कर भी जाती है। तो वो आपके बचपन के दोस्त, आपके पेरेंट्स, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, उनको पकड़ कर रखो तो हमेशा राह सही रहेगी। ओके सर, तो दैट्स ऑल, सारे क्वेश्चन मैंने पूछ लिए आपसे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम निकाला इसके लिए। आपने जब पहले कमेंट किया था तो मेरे को लगा कि आपने एक स्वीट जेस्चर के लिए कमेंट किया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा कि आप सच में आएंगे अपना टाइम निकाल के, क्योंकि हमें पता है कि आपका कितना टाइम बिजी रहता है। वरना सबसे पहले मैं आपको ये अप्रोच करता, क्योंकि आप बेस्ट पर्सन है जो इन फ्रेशर्स को गाइड कर सकते हैं। अदरवाइज हम तो खुद सीखने के ही फेज़ में ऑलरेडी ओवरऑल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, एंड करते हुए। थैंक यू बच्चे। पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो गया, आई नो गाइस, आपने होपफुली पूरा देखा होगा, क्योंकि अगर कुछ भी मिस किया तो आपने अपने लाइफ का कुछ एक पार्ट मिस कर दिया होगा, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। और एक टीचर को चैनल में लाना बहुत बड़ी वाली बात होती है। मैं अपने कॉलेज के किसी टीचर को नहीं कह सकता, क्योंकि सबके साथ उतना कॉर्डियल तो नहीं होते। इन सर के साथ था मैं, तो इसी वजह से मैंने इनको बुलाया कि सर प्लीज़ आप अपना टाइम निकाल के आइए, ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए, नए स्टूडेंट्स जो आने वाले चैनल में, या उनको पता लग सके। तो उनके साथ हम और भी ज़्यादा पॉडकास्ट या आपको जो भी चाहिए मैं वो कनेक्ट करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। उन सर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, लाइव आके उनसे कैसे पूछ सकते हैं, हर चीज़ आपको बता दिया जाएगा। तो गाइस, चैनल को लाइक करना, उन सर के चैनल को जाके विजिट करना, उनके कंटेंट को देखो। उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट डाले हैं आप लोग के लिए सिर्फ। तो होपफुली पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और वीडियोज़ के लिए। और मुझे बताना